अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सिंध के वजीर आला हाउस के सामने शाम गए जंग का मंजर था। पुलिस के लाठीचार्ज और शेलिंग से MQM पाकिस्तान के कई कारकुनान शदीद जख्मी हो गए। अंधाधुंध शेलिंग और लाठीचार्ज से कई खवातीन कारकुनान बेहोश हो गई। मुतअद्दिद कारकुनान के सर खुल गए। पुलिस ने नौमौलूद बच्चों के साथ आई खवातीन को भी नहीं बख्शा। कई कारकुनान को बेलिबास कर दिया गया। पुलिस के डंडों, लाठियों और घूंसों से इंसानियत सोज मनाजिर आज देखने को मिले और फिर MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग बुलंद कर दिया। MQM पाकिस्तान ने वजीर आला सिंध से इस्तीफा मांगते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी धमकी दी है कि अगर रात तक हमारे कारकुनान को रिहा ना किया गया तो थाने अपना फैसला खुद कर लें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत ने अपनी तारीख को दोहराया है। आज महाजरों की गैरत को ललकारा गया है। कराची की माँ बहनों बेटियों को, महाजर माँ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है, इस शहर की गैरत पर सवाल है। और वो तमाम बेगैरत है जिसको भी सियासी चश्मे की नजर से देखते हैं। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ निकाली गई रैली पर पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के खिलाफ MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शदीद रद्द अमल देते हुए आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने वजीर आला को लगाम दें। अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे तो शहर में है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धमकी आमेज लहजे में सिंध हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि हम लड़ना जानते हैं, आपको मालूम है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। बात गैरत पे आ जाए तो फिर ना लड़ना बेगैरती है। इंतजार कर रहे हैं हम। MQM पाकिस्तान का ये रद्द अमल उस वक्त सामने आया जब MQM पाकिस्तान की बल्दियाती कानून के खिलाफ रैली शारा फैसल से गुजर कर वजीर आला हाउस पहुंची और वजीर आला हाउस के सामने धरना दिया गया। शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहले से मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। शेलिंग से MQM पाकिस्तान की चंद खवातीन बेहोश हो गई। लाठी चार्ज से कारकुनान जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 खवातीन समेत मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, साबिक टाउन नाजिम की आंख जाया हो गई और रुकने सिंध असेंबली सदाकत हुसैन जख्मी हो गए। पुलिस की मजामत के खिलाफ बादजा MQM की क़यादत और कारकुनान प्रेस क्लब पहुंचे और पुलिस की शेलिंग के खिलाफ सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के इस इकदाम को मुल्क दुश्मन और नस्ल परस्ताना करार दिया है। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें गुज़िश्ता 1 माह से सरापा एहतजाज हैं। अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज पर मुराद अली शाह साहब ने सिंध असेंबली में खड़े होकर इस बिल को अक्सरियत की राय करार देते हुए अपोजिशन जमातों को अक़लियत करार दिया था। सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। वजीर आला की अपोजिशन को अक़लियत करार देने पर अपोजिशन जमातें सीखपा हुई। जमात इस्लामी भी इसी बल्दियाती कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 26 दिन से सरापा एहतजाज है, मगर वजीर आला का कहना है कि परवेज मुशर्रफ वाला बल्दियाती निज़ाम अब नहीं मिलेगा। इस एहतजाज के बावजूद वजीर आला सिंध दावा कर रहे हैं कि नए बल्दियाती कानून में यूनियन और लोकल काउंसिल्स को ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं और अब इतवार को भी दीगर जमातें भी मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में अब रुख करेंगी। प्रेस क्लब का कहा जा रहा है एक बार, मगर क्या उनका रुख उधर तक ही रहेगा महदूद? इस हवाले से बहरहाल बात करते हैं कि हालात कब आज काबू से निकल चुके और क्यों। जब तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन नहीं तो बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली का नहीं सोचा जा रहा। हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर के लॉ एडवाइजर रह चुके हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमारा साथ देने का। मेंबर राब्ता कमेटी MQM, मेंबर कौमी असेंबली और फेडरल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकॉम सैयद अमीनुल हक साहब भी हमारा साथ देंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे आगाज करूंगी, फरमाइएगा कि आज ये बात इस हद तक पहुंची क्यों कर और कैसे? मैं समझता हूँ आज का जो वाक़या है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये नहीं होना चाहिए था, ये अवॉइडेबल था। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। कराची के माजी के हालात की वजह से, कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को करने की वजह से माजी में एपेक्स कमेटी की है, जिसके तहत कराची की जो मेजर शराह को नहीं सकता, जिसमें शारा फैसल उनमें से एक शराह है।
में रही निकालने के अलावा तो उन्हें किया और इंतजामिया ने उनको रोका कि इशारे फैसल के थ्रू ना जाएं, वो चल रहे हैं ट्रेन वगैरह हो रही है, तो इस पार्टी को शहर के आप ब्लॉक करेंगे, विच विल बी अ प्रॉब्लम एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एपेक्स कमेटी डिसीजन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने इस बात की यकीन दहानी को कि हम इस रैली को लेके पुरअमन अंदाज से कराची प्रेस क्लब जाएंगे और वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इंतजामिया ने इस यकीन दहानी पर उनको इजाजत दी कि आप शारे फैसल इस्तेमाल करके कराची प्रेस क्लब की तरफ आ जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने रूट को चेंज किया और फिर रूट को चेंज करके वो वजीर आला हाउस की तरफ गए और उन 2 होटल्स की तरफ गए जहां पर PSL के हवाले से जो टीमें आई हुई हैं वो ठहरी हुई हैं, जो बैनुल अक़वामी प्लेयर्स कराची में वो वहां पर ठहरे हुए हैं, जिसके बाद फिर पुलिस को ये इंतजामी बुनियादों पर कार्रवाई करना पड़ी। मैं समझता हूँ बेहतर होता कि अगर पुलिस ये कार्रवाई नहीं करती, बट उससे ज्यादा बेहतर होता अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो अपनी यकीन दहानी इंतजामिया को कराई थी, पुलिस को कराई थी कि हम जो है कराची प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे, बेहतर होता कि वो अपनी यकीन दहानी को फॉलो करते, तो इस तरह की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली क्रिएट नहीं होती। ओके मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरे दीगर आपसे सवालात हैं, मगर साथ ही पहले अमीनुल हक साहब को भी इन कर लेते हैं। अमीनुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने कारकुनान आपके अभी भी जेलों में मौजूद हैं? और ये बताइएगा, आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब को कहते बेहतर होता ये ना होता, मगर बेहतर होता कि आप भी अपना रुख तब्दील ना करते। क्या आपने हेड्स अप नहीं दिया? हाई सिक्योरिटी के ऊपर है शहर अभी, गिवन द PSL। देखिए, जहाँ तक PSL का ताल्लुक है, MKM पाकिस्तान PSL को ओन करती है। MKM पाकिस्तान खुलकर कहती है कराची किंग हो, लाहौर कलंदर हो, मुल्तान सुल्तान हो, रिजवान हमारा क्रिकेटर हो, बाबर आजम हो या सरफराज अहमद हो, ये इन सबों के हम फ़ैन हैं। हम तो चाहते हैं कि ये कराची में खेलें और इनकी इज़्ज़त एहतराम और कराची की इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हो, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, आप ये देखें कि पिछले 2 महीने से MKM पाकिस्तान एहतजाज कर रही है ये 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, ऐसा काला कानून करार दे रही है। हमारे तमाम अगर आप प्रोटेस्ट को देखेंगे तो इंतहाई पुरअमन हुआ, किसी जगह पे एक पत्थर भी नहीं मारा गया। आज भी जिसे कहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किया शारा फैसल से चल करके हमें प्रेस क्लब जाना था, लेकिन आज चूँकि हज़ारों की तादाद में अवाम मौजूद थी, कारकुनान मौजूद थे, वोटर सपोर्टर मौजूद थी और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थे। उन्हें सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतहाई जिसे कहते हैं शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था। वो चीफ़ मिनिस्टर हाउस पर पहुँचे। चीफ़ मिनिस्टर हाउस पर पहुँचते क्या मेरा ख्याल है कराची के अवाम चीफ़ मिनिस्टर हाउस नहीं जा सकते, अपने मुतालबात पेश नहीं कर सकते, बिल्कुल उनका आइनी कानूनी और जमहूरी हक़ है। फिर क्या हुआ, जब हम चीफ़ मिनिस्टर हाउस पर पहुँचे तो उसके फौरी बाद हमारे पास वहाँ पे इंतजामिया आई, उसने कहा कि आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप चीफ मिनिस्टर हाउस के मेन गेट को खाली कर दें। हमने उनकी बात मानी, 20 फुट पीछे चले गए ताकि CM हाउस में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ शाम के 6 बजे कमिश्नर कराची साहब मेरे पास तशरीफ़ लाते, जब मैं उस धरने में मौजूद था, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और बातचीत की। तो हमने उनसे क्या अर्ज़ किया, हमने उनसे अर्ज़ की कि देखिए आप इंतज़ामी अहदेदार हैं, आप हमसे मिलना है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारा ये पैगाम आप CM हाउस के अंदर पहुंचाएं कि सियासी लोग मुलाकात करने के लिए आए। अमल इसका उलट हुआ। 6 बजे आज़ान होती है, आज़ान के लिए जब ऐलान होता है कि सिर्फ बंदी कर ली जाए, नमाज़ पढ़ाई जाएगी, ऐन उस वक्त जिसे कहते हैं सिंध हुकूमत की जो पुलिस थी ये हरकत में आती है और इंतहाई पुरतशद्दुद दहशतनाक किस्म के शेलिंग शुरू करती है। शेलिंग के साथ साथ उन्होंने लाठी चार्ज किया। दर्जनों के करीब, आई रिपीट, दर्जनों के करीब हमारी ख़वातीन ज़ख्मी होती हैं, दर्जनों लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और वह क्या, हमारे मुंतखब जो MP है सदाकत हुसैन भाई, उनका सर फट जाता है, उनको घसीट कर गाड़ी में डाला जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक हमारे दर्जनों साथी लापता है। इसके साथ साथ हमारा जो साबिक मुंतखब UC चेयरमैन था, उसके शेलिंग लगने से उसकी एक आंख ज़ाया हो गई है और हम मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात पहले बताइएगा, इससे पहले मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मजीद क्लैरिटी लूं। हम बिल्कुल मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ, ये कौन से जी वहाब साहब आप बात करें। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं अमीन भाई। आपने अभी कहा, खुद एतराफ़ किया कि आपको प्रेस क्लब की तरफ जाना था और चूंकि लोगों का हुजूम इतना था तो आप फ्रीज हो गए।
मुर्तज़ा वहाब साहब फ्रीज हो गए हैं, टेलीफोन पे कनेक्ट कर लीजिए इन द मीन टाइम। अमीनुल हक साहब, ये एक हजूम का जिक्र मुर्तज़ा वहाब साहब भी कर रहे हैं, उनको लाइन पे फिर कनेक्ट कर रहे हैं, और आप फुटेजेस में देख सक रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब बाकायदा तौर पे लोगों को रोक रहे हैं कि इधर रुक जाओ, आगे ना बढ़ो। आपकी जमात में कब ये फैसला हुआ कि आगे बढ़ा जाएगा और डेस्टिनेशन जो है वो चेंज की जाएगी? ये फैसला कब हुआ, किसने किया? मुर्तज़ा वहाब साहब फिर आ गए हैं, उनका भी सवाल ले लीजिए। अमीनुल हक साहब, उनका भी सवाल ले लीजिए। जी मुर्तज़ा। मैं सिर्फ महर गुजारिश ये कर रहा था कि अमीन भाई ने इब्तिदा में जो बात की, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनका इरादा जो है वो कराची प्रेस क्लब आने का था, लेकिन लोगों का हिजूम इतना ज्यादा था कि उन्होंने फिर वज़ीर आला हाउस का रुख कर लिया। यानी कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो थी, कमिटमेंट जो थी, वो कराची प्रेस क्लब की थी। नंबर 1। नंबर 2, अमीन भाई ने अगेन थोड़ा रिलीजियस कार्ड इधर यहाँ खेलने की कोशिश की कि बिल्कुल अजान के वक्त ये चीज हुई। 5:52 पे कार्रवाई स्टार्ट हुई है। उस वक्त मगरिब का वक्त कराची शहर में नहीं होता। अमीन भाई, खुदारा इस शहर ने बड़ा नुकसान उठाया है। इस तरह की इश्तियाल अंगेज बातें सुन के इस तरह की गलत बयानी ना करें। 5:52 वाज द टाइम। आप इसको चेक करवा सकते हैं। महर, मैं आपको भी, आपके टीवी चैनल के कैमरा शायद वहां मौजूद होंगे, टाइम आप चेक कर लें। मगरिब का टाइम नहीं था, अजान उस वक्त कोई नहीं हो रही थी। ठीक है, मगर मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर रुख चेंज भी कर लिया तो कौन सा गुनाह कबीरा हो गया कि डंडे बरस पड़े? आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपकी क़यादत ने बाकायदा ये ऑर्डर दिया था पुलिस को कि अब इनको एक ही पुर्जे में घर नहीं भेजना? क्या ये बाकायदा ऑर्डर था, ये इम्प्रॉम्प्टू पुलिस ने एक्शन लिया है? महर, इंतजामिया जो है वो स्पर ऑफ द मोमेंट पर कार्रवाई करती है। जब इंतजामिया ने इनको शारे फैसल इस्तेमाल करने की इजाजत दी, प्रेस क्लब आने की इजाजत दी, तो कोई हुकूमत से पूछ कर नहीं दी। इंतजामिया ने सिचुएशन देखकर सिचुएशन को टैकल करते हुए ये इजाजत दी। तो ऑन ग्राउंड जो लोग अफसरान होते हैं वो फैसला करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, महर देखें, ये जो बार बार हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, कराची शहर में पिछले 26 रोज से जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है। हमें अगर लोगों की जबाबंदी करनी होती, अगर हमें लोगों को उनके आईनी कानूनी हक से रोकना होता कि वो प्रोटेस्ट ना करें हमारे खिलाफ, तो फिर हम जमात इस्लामी के खिलाफ जो रोज हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने आ जाना। जी कंप्लीट कर लें। और दूसरा, आप मुजम्मत करते हैं जो इन लोगों के साथ हुआ? एंड ऑफ द डे ये जिसके भी वोटरों हैं तो कराचीआइट्स, आप मुजम्मत करते हैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कराची? मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर, बहैसियत सियासी कारकुन, बहैसियत शहरी, मैं समझता हूँ ये गलत चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इट वाज अ रिएक्शन टू देयर एक्शन। ये समझने की जरूरत है। अगर पुलिस ने गलत काम किया, इंतजामिया ने गलत काम किया, मारे जाने की खबर आ रही है। वसीम अख्तर साहब अभी कह रहे हैं कि एक कारकुन वो जिंदगी हार चुका है अपनी। मेरा मतलब है कि एक रूट तब्दील करने की वजह से महर एक मिनट, इसको चेक कर लें कि इस तरह की कोई चीज हुई है नहीं हुई है, उसके बाद इसके ऊपर कमेंट लीजिएगा। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो अभी तक की तफसीलात है, इनका एक कारकुन वो बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं, वो तो बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं। मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कोई गलत बयानी नहीं करूंगा। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एक एमक्यूएम का कारकुन है जो ट्रॉमा सेंटर जाके जिसने इलाज कराया। 8 लोग कुछ जो है उनको हिरासत में लिया गया था, उनमें 2 खवातीन को थी, उनको फौरी तौर पर छोड़ दिया गया। 6 अफराद हैं इनके इस वक्त जो कि पुलिस की तहवील में है इस वक्त। तो ये जो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि इनके पता नहीं कितने लोग, हजारों कारकुन मिसिंग हैं या हजारों लोगों का काफिला आया था, जरा अपने कैमरे की नजर से दिखवा दें, इतने लोग नहीं थे। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि आप प्रोटेस्ट करें, आपका राइट है प्रोटेस्ट करना, लेकिन जो मोडालिटीज हैं, जो टर्म्स हैं, उनको तय करके करें ना। जब आपको खुद पता है कि कराची में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, अगर आपको पता है, ये मैं पूछूंगी आपसे हाई सिक्योरिटी अलर्ट का, मगर मुझे ये बताइएगा कि मैं अभी भी थोड़ा सा समझने से कासिर हूं कि ये एक एक्शन और रिएक्शन होता है हर चीज का, मगर जब एक एक्शन का रिएक्शन प्रोपोर्शनेट ना हो और नाइंसाफी के जुमरे में आए या इंसानियत दिख रहा हो कि भाई क्या हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो हम मनाजिर देख रहे हैं, तो बिल्कुल दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। मेरा मतलब है कि आप इसकी मुजम्मत भी नहीं खुल के पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही, बार बार कहा जा रहा है इनने गलत किया, मगर कहीं ना कहीं तो ओनरशिप लेनी होगी अगर तमाम तर स्टेक होल्डर्स दुखी हैं। जी महर, अगर मैंने इब्तिदा में कह दिया कि अफसोसनाक वाकया नहीं होना चाहिए, मुजम्मत नहीं की ना आपने सर, गलत। आप अगर आप चाहती हैं अल्फाज मेरे मुंह में डाल दें, मैं आपकी लाइन तो नहीं टोक करूंगा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि इट वाज अ रिएक्शन टू देयर एक्शन।
मुझे इतना तो हक दे कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं। बिल्कुल रखिए राय का इजहार। ये महर एक मिनट, इस वक्त आप टीवी चैनल्स को देखें, रिपोर्ट किया जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ कमर्शियल एरियाज को बंद कराया जा रहा है। क्या ये दुरुस्त अमल है इन लोगों की जानिब से? ये क्या दुरुस्त अमल है? कराची वालों को ये फैसला करने दें कि उनको ये धौंस की सियासत देखनी है, खौफ और हिरास वाला कराची देखना है, या नॉर्मल पुरअमन कराची देखना है जो आज से पहले था। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं अमन खराब करने की, सिचुएशन को खराब करने की। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये एक तरफ कहते हैं हम PSL के साथ हैं, भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, बहुत सारे हासिद हैं आपके जो कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को खराब करने की। आपको तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए था इंतजामिया को कि हम उन होटल के पास नहीं जाएंगे, हम उस एरिया में नहीं जाएंगे। हमने जो कमिट किया है आपको कि हम प्रेस क्लब पे जाएंगे, हम वहीं जाते। हमने जमात इस्लामी को हक दिया हुआ ना प्रोटेस्ट करें, वो कर रहे हैं सिंध असेंबली के सामने। हम क्यों एतराज करते इनके पुरअमन एहतजाज के ऊपर? कहीं ना कहीं इनसे भी गलती हुई है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ चीजों को बैलेंस करके देखने की और एनालाइज करने की जरूरत है। मैं ये सवाल अमीनुल हक साहब की तरफ लेके जाना चाह रही थी। अमीनुल हक साहब, आप एक बार फिर पुरानी MQM की तरफ आ गए। अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन टेक MQM आउट ऑफ अल्ताफ हुसैन बट नॉट अल्ताफ हुसैन आउट ऑफ MQM। ये मेरी मिसाल है, मैंने नाम चेंज कर दिए। यानी कि वही वाला आप थानों को भी कह रहे हैं कि अपना इंतजाम कर लो, फिर इनको भी याद दिला रहे हैं कि हम किस तरह लड़ना जानते हैं, तुम सब जानते हो। यानी कि अब धमकियों पर बात आ गई है। महर, पिछले 5.5-6 साल की तारीख उठा के MQM को देख लें। MQM ने हमेशा अदम तशद्दुद की बात की है। MQM ने हमेशा जियो और जीने दो की बात की है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से अवॉइड किया है। पिछले 2 महीने से MQM जो मुख्तलिफ सड़कों पर मुजाहरा कर रही है, एक पत्थर नहीं पड़ा, एक स्ट्रीट लाइट नहीं टूटी है, किसी जगह ट्रैफिक ब्लॉक नहीं किया है। और आज भी जो हम मुजाहरा करने गए हैं, जब मेरे पास मेरी बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी, कमिश्नर कराची साहब ने PSL का जिक्र किया, तो हमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली सेनेटर को खड़ा कर देता हूँ कि PSL की जो भी गाड़ियाँ आना है या जाना है, हम वो आराम से निकले, हमें कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे मेहमान थे, इनके एहतराम करना, इज्जत करने मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। हमने ये किया। अब जहाँ तक बात है कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मुर्तज़ा वहाब एक पॉलिटिकल वर्कर है और जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एक तवील इनकी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स के अंदर। खवातीन के साथ ज्यादती करना, नौजवानों के साथ मारपीट करना और एक पुरअमन रैली, यानी क्या किसी एक पत्थर भी पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। ये जो बात कर रहे हैं कि 5:52 मिनट पे कहीं आपकी जानिब से कोई पत्थर पड़ा है जो ये काम किया है पुलिस ने? जी बोले अमीनुल हक साहब, कंप्लीट कीजिए। एक पत्थर नहीं पड़ा। इसी तरह 5:52 के इन्होंने जिक्र किया, आपका कैमरामैन वहाँ मौजूद था। आप ये सुन सकती हैं कि गालिबन पंडाल से ये ऐलान किया गया है कि अब से कुछ देर के बाद जमात खड़ी की जाएगी, और उसी दौरान ये टीयर गैस शेलिंग शुरू हुई है। देखिए, आप बात की कि आपने पूछा है कि शहर में क्या हो रहा है। देखिए, हम तो इंसाफ मांगने गए थे। अगर कानून नाफिज करने वाले शहर में जो हुकूमत है, थाने से लेके नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हम तो क्या था, हम तो इंसाफ, अगर इंसाफ देने वाले इंसाफ नहीं देंगे तो अवाम अपना रास्ता खुद बनाएगी। यकीनन ये बात होती है। यानी कि आप अवाम को दिखा रहे हैं कि अपना थाना अपना खुद फैसला कर लें। नहीं, आप रास्ता दिखा रहे हैं ना सर। महर, मेरी बात सुन लेना। नहीं, हमने क्या किया? हमने देखे कि जब ये बुरी तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, उसके बाद MQM ने कहा तमाम कारकुनान से कहा कि पुरअमन तौर पे मुंतशर हो जाए। और हमने क्या ऐलान किया? कल यौम सियाह का ऐलान किया, और साथ साथ ये भी कहा कि 24 घंटे मजीद देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कि IG DIG जिन लोगों ने ये बर्बरियत का मुजाहरा किया, जुल्म का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि ये हमने अपना आईनी, कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल किया। अगर किसी इलाके के, और यौम सियाह का ऐलान किया, मेरा ख्याल यौम सियाह में हमने क्या किया? हमने कहा MQM के तमाम ऑफिसेज और जो, मगर अब तो शहर बंद हो रहा है सर, शटर डाउन शुरू हो रहा है एक बार फिर। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपके पास कोई और अगर खबरें हैं तो अपडेटेड खबर बताएं। क्या वाकई शहर में जबरदस्ती शटर डाउन कराया जा रहा है या इलाके कुछ बंद कराए जा रहे हैं? कुछ ऐसी खबर है? मैं मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आपका टीवी चैनल कर रहा है। मीडिया को तो छोड़ देना सर, हम तो वैसे ही बड़े खराब लोग हैं। आप बताएं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको क्या खबर आ रही है? आपका शहर मेरे पास महर, मैंने भी इसको चेक नहीं किया, मैं कुछ और मामलात में मसरूफ था।
टीवी पर भी कमिटमेंट्स थी, इस वजह से खुद जाती तौर पर मैं इंतजामिया से बात नहीं कर पाया। मैं चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा। बिल्कुल चेक कीजिए सर। 4 प्रैक्टिस सेशंस आज भी मुलतवी हो गए, पीएसएल स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी अमीन साहब। जी मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए, एक मैं बात करूं सर, मैं कर अपना है क्या जी कि सबसे पहले ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, सिंध की तमाम सियासी पार्टी को उसमें बुलाया गया। सिंध की वो पार्टी सियासी पार्टी है जो पीडीएम में इनके साथ थी या आज भी इनके साथ खड़ी है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी आपने जरदारी साहब को पट्टा डालें, अब आप लोगों ने कहा इस्तीफा दें वजीर आला, और अब आप लोगों ने खुली धमकी भी दे दी है थानों को भी और इस हुकूमत को भी। तो अब करना क्या है सर? अगले 24 घंटे में आपने कहा 24 घंटे अल्टीमेटम देते हैं, 24 घंटे के बाद क्या होगा बस ये बता दीजिए, और फिर आप लोग कल सीएम। हमने सिंपल बात की, कल हमने यौम सियाह का ऐलान किया है और हमारा एक ही मुतालबा है कि 2013 और 2021 को जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इसे तमाम सियासी पार्टी मासवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम सियासी पार्टी ने काला कानून करार दिया है, तजाती अंजुमन ने काला कानून करार दिया, और इकोनॉमिक जो होल्डर है। मैं खबर आपको ब्रेकिंग दे दूं, मेरे कॉलीग की तरफ से बताया जा रहा है कि तमाम चंद रोड जो हैं वो बंद की जा रही हैं, शट डाउन की जा रही हैं नामालूम अफराद की तरफ से, और टायर भी बर्न हो रहे हैं। ये फुटेजेस भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मुर्तज़ा वहाब साहब जी बताइएगा, अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम है, इनको आप सुकून दिलवा सकते हैं? इनका लॉस हुआ है, इनका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है सर। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत फैशिज्म का मुजाहिरा हुआ है माजरत के साथ। क्या करेंगे अगले 24 घंटे में? ये लड़ने को तैयार है? मैं समझता हूँ सियासी मामला सियासी अंदाज से हल होते हैं। हम पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार थे। बर्न्स रोड का बताया जा रहा है। जी हम पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। मैं समझता हूं ये जो अभी आपने खुद मीडिया पर कंफर्म किया कि चीज़ों को नामालूम अफराद बंद कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कराची वालों की जान छुटी थी नामालूम अफराद से, और सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह शहर के हुकूमत ने बहाल किया है उसको इस तरीके से हम खराब नहीं होने देंगे। मैं एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आइए हमारे साथ बैठिए, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए हम तैयार हैं। मैं यही पूछने वाली थी अगला सवाल सर, आप एंगेज नहीं करते। अब इतवार को पीएसपी भी सड़कों पे आ रही है, ये लोग सड़कों पे महीने से जमात इस्लामी बाहर है। महर हमने जमात इस्लामी के साथ एंगेज किया है, हमने पीएसपी के साथ एंगेज किया है। मैंने आज इस वाक़े से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों के साथ एंगेज किया है। मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से फिर कहता हूं कि हम साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन खुदारा ये जो धौंस और धमकी वाला रवैया, बातचीत से मुराद है कि कानून में तरमीम लाने के लिए भी गुंजाइश है। हम हर चीज के ऊपर बात करेंगे जी। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जबरदस्त। ये अमीनुल हक साहब आपके लिए खबर दी है एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, हर चीज पे बात करेंगे, तरमीम भी शामिल है, देख सकते हैं, रिविजिट किया जा सकता है सर अगले 24 घंटे में। आप नेशनल टेलीविजन पे अमीनुल हक साहब ये कह सकते हैं कि खून खराबा शहर में नहीं होगा, फिर शनाख्त पाई जाएगी सारे शहरियों की, नामालूम अफराद नहीं बंद करेंगे कराची को, एक बार फिर नहीं कोशिश की जाएगी ऐसी। बिल्कुल, एमकेएम तो जैसे मैंने कहा कि अदम तसादुम अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर अपनी सियासी जदोजहद कर रही है। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 और 2021 जिसे काला कानून शहर की तमाम सियासी पार्टी, तमाम तजारती अंजुमने, तमाम इकनॉमिक स्टेक होल्डर कह रहे हैं, अगर इस अगर ये बात करने के लिए आना चाहते हैं बिल्कुल हम इससे बात करेंगे। यस मुर्तज़ा साहब, एक सिंपल क्वेश्चन महर, अगर तमाम सियासी जमातें, बदकिस्मती ये है कि वो सूबाई सिंध में जब आते हैं तो कानून कहते हैं खराब है, लेकिन वो पंजाब के बल्दियाती कानून को कुछ नहीं कहते, इस्लामाबाद को कुछ नहीं कहते, खैबर पख्तूनख्वा को कुछ नहीं कहते। ये जो मुशर्रफ का कानून जिसके बारे में बार बार बात की जाती है, ये सिर्फ सिंध में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और सूबाई सिंध यानी कि पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक ने रिपील किया है। दैट मीन्स पॉलिटिकल कंसेंसस है इस बात पे कि इट वाज नॉट अ गुड बैलेंस्ड लोकल गवर्नमेंट। सर इस पे तो डिबेट हो जाएगी, वक्त की किल्लत है, मगर बाकी ये शिकवार डिबेट होना बड़ा जरूरी है। हमने भी कई बार ये बात उठाई है। जी आप तैयार हैं? यही आज की बड़ी खबर है। जी अमीनुल हक साहब, मैं इसका जवाब दे दूं मुख्तसरन। मैं बिल्कुल वेरी शॉर्ट, किसी सूबे में कोटा सिस्टम नहीं है, किसी सूबे पे जाली डोमिसाइल नहीं है,
किसी अगर हम लाहौर देखते हैं, मुल्तान देखते हैं, पिंडी देखते हैं, पेशावर देखते हैं, वहाँ पे माशाल्लाह मेट्रो सिस्टम चल रहा है। कराची अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कराची को ये ओन शहरी सिंध को ओन नहीं करते, जिसके बिना पर कराची पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है। कराची में ट्रांसपोर्ट नाम के कोई निजाम नहीं है। अगर आप मेयर से, हम क्या कहते हैं, हम जब कहते हैं मेयर के, कराची के मेयर के इख्तियार की बात नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूं कि यस, लाड़काना के मेयर को भी इख्तियार दिया जाए, लाड़काना के शिकारपुर के अवाम के भी मसाइल उनके दहलीज पे हल किया जाए। ठीक है सर। मुर्तज़ा वहाब साहब, जी जल्दी। अमीन भाई, ये बताइए कि एमक्यूएम के आने से पहले कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, एमक्यूएम के आने के बाद क्यों बंद हो गई? 1980s में कराची कहा था, 70s में कहा था। बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों से माजरत चाहती हूँ, तिश्नगी रह गई है, मगर आज बहस इस बात की है कि बात इतनी दूर तलक चली कैसे गई, इसको जाने कैसे दिया। सियासी मामला है, अफ़ाम तफ़हीम से, सियासी गुफ्तो शनीद से हल होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड अनकरीब अल्टीमेटली लेना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। ये जो मंजरनामे आज टेलीविजन पे पूरी दुनिया ने देखे, इंटरनेशनली भी देखे गए, ये बारहा पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब करते ही हैं, मगर एक बार फिर वो खराब यादें रिवाइव कर देते हैं कराची के हवाले से, जो बड़ी मुश्किलों से जिनसे छुटकारा पाके हम आगे बढ़ रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में भी आगे बढ़ते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जगह साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब तैनात कर दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी जार सो टू से। मुसद्दिक अब्बासी 2011 में डीजी नैब इस्लामाबाद रहे। इससे कबल डीजी नैब पेशावर, डीजी नैब स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन और डीजी नैब बलूचिस्तान भी तैनात रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब इकराम सहगल की कंपनी के अंदर भी CEO रिसर्च रहे और खिदमात अंजाम देते रहे और अच्छी परफॉर्मेंस के हामिल रहे। ये वही मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं कि जो राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 22 अरब रुपए के रेंटल पावर प्रोजेक्ट करप्शन केस में भी तफ्तीशी अमल का हिस्सा रहे। मुसद्दिक अब्बासी ने जब रेंटल पावर स्कैंडल की तफ्तीश करने वाले अफसर कामरान फैसल का कत्ल हुआ तो अदालती कमीशन बनाने और तहकीकात में भी अहम किरदार अदा किया। शरीफ खानदान के खिलाफ जब नैब ने रेफरेंसेस दायर किए तो मुसद्दिक अब्बासी के बकौल नैब के इन रेफरेंसेस में बहुत से नकाइस थे, बहुत से लूप होल्स थे। तफ्तीशी अफसर का काम है कि वो तफ्तीश करे, इन्वेस्टिगेशन करे और तमाम मुल्जिमान से सवालात करे और रेफरेंस फाइल करने के लिए नैब इंतजामिया को लिखे। तवील तजर्बे के हामिल मुसद्दिक अब्बासी के लिए बहरहाल ये कड़ा चैलेंज तो है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशंस के अंदर जो मैंने चीज़ें जिक्र की ये बहुत अहमियत की हामिल रहीं। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए है, जिनके लिए वक्त कम और चैलेंज बढ़ चुका है, वक्त कम रह चुका है। अगर इलेक्शंस अपने टाइम पे हुए तो एहतसाब के इस अमल को हुकूमत के मंशूर का जो पहला और सबसे अव्वलीन और सबसे बड़ा नुक्ता है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो बेहतर फैसला साबित होंगे कि नहीं? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक वक्फा लेते हैं, मगर राइट बैक। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ की एक माह में वज़ीर आज़म से ये चौथी मुलाकात है। वज़ीर आज़म हाउस में आला सतही इजलास में चीफ अवामी स्टाफ, DG ISI और वफाकी वज़रा ने शिरकत की, मगर इस आला सतही इजलास के बाद आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इससे पहले 12 जनवरी को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था और 21 जनवरी को आर्मी चीफ ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर के दौरे पर जनरल फैज़ हमीद से भी मुलाकात की थी। अफगानिस्तान की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से इन प्रोफेशनल मुलाकातों की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, मगर जिस तेजी से सियासी मंजरनामे में गर्मा गर्मी का माहौल बपा हुआ है, इसमें इन मुलाकातों की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हुकूमत के अपने ही वुज़रा बबांगे दहल ये इतराफ कर रहे हों कि इमरान खान के सर पर हाथ है, तो फिर इन मुलाकातों को सतही नजर से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ तारीख का। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। सिविल अस्करी ताल्लुकात के हवाले से हुकूमती वुज़रा बार बार ये यकीन दिला रहे हैं कि सब एक पेज पर हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात मिसाली हैं। और आज एक बार फिर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कौम बिलखसूस ऑपोजिशन को बावर करवाया है कि ताल्लुकात बेहतरीन हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। उनको अभी समझ नहीं आ रही, और अगर वो ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर इतने बाशऊर होते, अगर उनको सियासत की समझ होती तो अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन और लेंथ पे। वजीर आजम और एस्टैब्लिशमेंट एक ही लाइन और लेंथ पर हैं, मगर ऑपोजिशन को यह बात समझ नहीं आ रही। बाकी ऑपोजिशन इतनी भोली है कि इन मिसाली ताल्लुकात के होते हुए एक नहीं दो लॉन्ग मार्चेस कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला की मिन्नत समाजत के बावजूद PDM 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च पर बज़िद है, और उसी दिन इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन इजलास भी है। ताज्जुब की बात है नाजरीन कि यही ऑपोजिशन कायदीन जब हुकूमत में थे तो इमरान खान के धरने की वजह से चीनी सदर के दौरे की मनसूखी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे। सदर चीन नहीं आ सके, और बहुत सारी कतर के बादशाह नहीं आ सके, और बहुत सारे लोग हैं। जो बिजनेस इफेक्ट हुई वो और है, पाकिस्तान की जो बदनामी हुई वो और है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इक़्तिदार के हसूल के लिए मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना जो है, इससे बड़ी दहशतगर्दी मैं समझता हूँ कोई नहीं है इस मुल्क के साथ। और इन धरने के चक्रों में आपने चीनी सदर का दौरा भी मनसूख कराया। OIC के वज़ीर ख़ारजा के इस इजलास की अहमियत इस हवाले से कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान की दाखिली सलामती दाव पर लगी है, व्हाट यू कॉल ओवर द स्पिल ओवर इफेक्ट। मगर हस्ब रवायत जो काम अपोजिशन में रहकर हलाल होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में आते ही हराम हो जाता है। और आज ही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपोजिशन को वार्न कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च निकाल लीजिए, जलील और ख्वार होंगे। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने साथ मुंह लेके वापस जाएंगे। बात करते हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि शेख रशीद साहब अब वेलकम कर रहे हैं कि आइए, लेकिन जलील और ख्वार ही होंगे आप सब। देखिए, महीना डेढ़ पहले किसी भी लॉन्ग मार्च से तो इसी तरह के बयानात आते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों का क्राउड इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू होता है तो फिर उस वक्त हुकूमत के हाथ पांव फूलते हैं। तो अभी हम देखेंगे, हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, और जिस तरीके से इस मुल्क की मईशत को चलाया जा रहा है, जो एक सोल बयानिया था करप्शन का, जिस धड़ाम से वो बयानिया गिरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, तो अब इस वक्त इस हुकूमत के पास एटलीस्ट हम ये समझते हैं कि लोगों के अंदर तो ये मैसिवली अनपॉपुलर है। हमारी कोशिश यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को अपने बयानिए की जानिब माइल कर सकें और इस्लामाबाद की तरफ लेकर आ सकें। टाइम विल टेल, हम होपफुल हैं। मगर खोखर साहब ये बताइए कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात तो मिसाली हैं, सेम लाइन एंड लेंथ कहते हैं शेख रशीद साहब, तो जब वो सब कुछ सेम पेज पर है, कुछ नहीं बदला, तो अभी भी आपकी चाहत कैसे बदल गई? देखिए, बिलावल साहब ने तो पहले दिन ही जब कौमी असेंबली में उन्होंने खिताब किया, इस पहला दिन था, उन्होंने सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया। और सिलेक्टेड जाहिरी बात है, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया है इमरान खान साहब को इस पोजीशन के लिए, हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक इलेक्शन से पहले उनको एक सपोर्ट फ्राहम की गई, इलेक्टोरल अलायंसेस बनाए गए, जनूबी पंजाब सूबा महाज एक क्रिएट किया गया और उन्हें हमायत हासिल थी। तो इस बुनियाद पे हमने उन्हें सिलेक्टेड कहा और उसी ताकत की बुनियाद पर वो अभी तक हुकूमत करते चले आ रहे हैं। उसमें जो हमायत उन्हें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हासिल रही है, उस हमायत ने हमारी अक्सरियत को, जैसे सेनेट का इलेक्शन है उसमें अक़लियत में बदला। लेकिन अब इस हुकूमत की जो तारीखी नाकामी है, मैं समझता हूँ कि ये बड़े लॉजिकल कंक्लूजन है कि इस हुकूमत का बैगेज इतना हो चुका है कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी इस बैगेज को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इस बैगेज को उठाने के लिए तैयार नहीं है, ये आपकी खबर है या ख्वाहिश है? ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है। आप मुझे बताइए कि इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए कौन तैयार होगा? क्या आप अभी कैमरा लेकर बाहर चली जाएं और लोगों से उनके सेंटिमेंट्स का पूछें कि उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो अगर आप 100 क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगी तो उसके अंदर से 95 क्लिप्स तो ऐसे होंगे कि जो आप चला नहीं सकेंगी, जिसके अंदर लोग इतने सख्त अपने रिएक्शन देंगे। तो जहां पर सूरत हाल ये बन चुकी हो,
इतनी मैसिवली अनपॉपुलर हुकूमत हो, कोई बयानिया इनका ना हो, एक बयानिया के ऊपर ये हुकूमत खड़ी थी, ना इकोनॉमिकली ये डिलीवर कर सके, ना फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे ये डिलीवर कर सके, करप्शन का ये राग लाते थे, वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भांडा फोड़ दिया। तो अब कौन और क्यों इस हुकूमत का बोझ उठाए? मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं सर कि मुझे तो लग रहा है कि मे बी आप लोग ये नहीं जहन में रख रहे कि लैक ऑफ ऑप्शंस हैं या क्या है। लैक ऑफ ऑप्शन के ऊपर बहुत कुछ निकल आता है, इस हुकूमत का बहुत काम बन जाता है। मुझे ये बताइएगा सर कि इन द प्रोसेस अगर नई कोई बात बनती, नंबर तो आपके पास है नहीं बनाने के, इस हुकूमत को घर भेजने के, सो क्या प्लान है फिर? पहली चीज जो आपने पूछा, लैक ऑफ ऑप्शंस का आपने जिक्र किया। लैक ऑफ ऑप्शंस कोई नहीं होती। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अवाम के पास ये फैसला होना चाहिए कि वो किसको चूज करते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो करप्ट, चोर, डाकू और लुटेरे थे, उनके दौर में बिजली भी सस्ती थी, उनके दौर में मैशत का भी बुरा हाल नहीं था, उनके दौर में पाकिस्तान की करप्शन के हवाले से रैंकिंग्स भी बेहतर थी, पाकिस्तान की मैशत भी ठीक चल रही थी। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक तकाजा बनता है, ज़रूरत है वक्त की, और लैक ऑफ ऑप्शंस कभी नहीं हुआ करती। ये सिर्फ इमरान खान साहब ये समझना चाहें तो ज़रूर समझते रहे, ऐसा होता नहीं है। जहां तक हमारी स्ट्रैटेजी का ताल्लुक है, ऑपोजिशन की, बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का आपने जिक्र किया, तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऑपोजिशन की जो आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक पेज पे ना होना है, उससे भी काफी मैं समझता हूं कि अवाम के अंदर कोई अच्छी नजर से उसको नहीं देखा गया। लोग इस वक्त एक जारहाना सियासत चाहते हैं। बहरहाल वो अमल हमने इख्तियार किया है। 27 तारीख को बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। मगर सेनेटर साहब 27 को क्या करने आप आ रहे हैं? हमें क्या रेड जोन में तो जाना नहीं है? आपने खबरें आ रही हैं हम डी चौक तक क्यों नहीं जाना चाह रहे? आपने ये क्यों अखज़ कर लिया है कि हम डी चौक नहीं जाएंगे? तो नहीं तो फिर कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं क्यों? तो फिर हम इस्लामाबाद पकौड़े खाने के लिए आ रहे हैं, हम तो डी चौक जाएंगे। आके बैठेंगे भी? जाहिरी बात है। यहाँ पर देखिए, हम जब 27 तारीख को बिलावल साहब कराची से निकल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज से होते हुए यहाँ पर आएंगे, तो क्या हम यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक थिएटर लगाना चाहते हैं? हम तो यहाँ पर डी चौक जरूर पहुंचेंगे और डी चौक में पहुंचकर ही मजीद गुफ्तगू की जाएगी। तो आप आ भी रहे हैं और रेड जोन में भी दाखिल होंगे और बैठेंगे भी, यानी कि 23 मार्च तक इंतजार करने का इम्कान है आपका, जब तक आपके रूठे हुए भाई पीडीएम वाले नहीं पहुंचते? देखिए, बहुत सी ऑप्शंस हैं ऑपोजिशन के पास। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त मैसिवली अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, उनका बैगेज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और अगर लॉन्ग मार्चेस के साथ अगर नो कॉन्फिडेंस की टाइमिंग मैच कर दी जाए तो इस हुकूमत को तो काफी प्रॉब्लम्स होंगे। इनके अपने अंदर रैंक्स में इतनी बगावत है। मेरे जाती तौर पे दोस्त हैं नूर आलम साहब, लेकिन वो तो सिर्फ नूर आलम साहब तो सामने आए हैं, और कितने लोग हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं। वो सारे समझते हैं कि अब अवाम के अंदर जाना उनके लिए मुश्किल है, वो सवालात का सामना नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ बाकी कोalition पार्टनर्स नहीं, इनके अपने रैंक्स के अंदर इतना लोग बगावत करने के लिए तैयार हैं कि अगर ऑपोजिशन बाहर निकलेगी, वो माहौल क्रिएट करेगी, तो इनके बहुत ठीक है। मगर सेनेटर साहब, नो कॉन्फिडेंस के नंबर इकट्ठे करने के लिए आप लोग क्या काम या होमवर्क कर रहे हैं? जरदारी साहब के PML काफ से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उधर काम हो रहे हैं, इत्तेहादियों से इन टच हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इत्तेहादियों से हम इन टच हैं। और फिर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का इसी नेशनल असेंबली से जो इलेक्शन जीतना था बमुकाबला हफीज शेख साहब, जिसके बाद हुकूमत को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया, वो भी अक्सरियत तो थी हुकूमत के पास नेशनल असेंबली में, लेकिन वो अक्सरियत नहीं साबित कर सके। तो हमने ये नेशनल असेंबली में पहले करके दिखाया है, अब इसको जरा मजीद एग्रेसिवली करके दिखाने की जरूरत है। सबके साथ राब्ते में है, सबके साथ बातचीत है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमने सबसे क्या मुराद है सर? MQM की तो आपने सुथरी कर दी है आज कराची में, इसको फैशिज्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जो आज आपने कराची में पीपल्स पार्टी ने किया है? जी, आप ठीक कह रही हैं। पुलिस का जो एक्शन था वहां पर मैं उसको कंडेम करता हूँ। हाई हैंडेडनेस जिस तरीके से की गई वो बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं था। जो वहां पर लोग प्रोटेस्टर्स थे, खुसूसन जो जिस तरीके से वो विजुअल्स भी अच्छे नहीं है, बड़े हॉरिफिक हैं, कि जिसके अंदर
एक मेंबर जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उनको घसीट कर जिस तरीके से पुलिस लेके जा रही है, ये कोई अच्छा अमल नहीं है और इससे अच्छा तासुर भी नहीं गया। मैं उम्मीद करता हूँ अभी मालूमात मजीद इसके ऊपर मैं भी इकट्ठी कर रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं बनता पुलिस की हाई हैंडेडनेस का। और उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर सिंध हुकूमत भी, वज़ीर आला भी और बिलावल भुट्टो साहब भी इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और सर, बिकॉज आप फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में भी हैं, सेनेट की, OIC का इजलास हो रहा है, डिग्निटरीज आएंगे फॉरेन। आपको याद है कि चीनी सदर के दौरे के दौरान जब 126 दिन इमरान खान साहब बैठे रहे थे, बहुत तनकीद की थी आप सब ने। तो ये मुनाफकत नहीं है कि वही काम आप सब दोहराने जा रहे हैं अब? बिल्कुल भी नहीं है। अगर अफगानिस्तान के लिए OIC की जा रही है तो हमारा सबसे पहला एतराज तो ये है कि कश्मीर के लिए इतने शदोमत से क्यों OIC की कॉन्फ्रेंसेस नहीं बुलाई गई, सिर्फ लिप सर्विस क्यों की गई। और अगर अफगानिस्तान के लिए आप OIC की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो आप उसको पेशावर में रख लें। आपको पेशावर में रखने में क्या हर्ज है? वहां से तालिबान के लिए आना भी आसान होगा, 2 घंटे में वहां से बॉर्डर क्रॉस करके वो पहुंच जाएंगे पेशावर। तो बेहतर यही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां पर मौजूद है। गुजारिश ये है कि देखिए हम पाकिस्तान को किस जानिब लेके जा रहे हैं कि आज से कुछ अरसा पहले हमारे हाथ में एक कशकोल था, हम अपने लिए पैसे मांगते थे। अब हमारे दोनों हाथों में कशकोल है, एक हाथ में अपने लिए और दूसरे हाथ में अफगानिस्तान के लिए। तो हम ये किस तरीके से पाकिस्तान को चला रहे हैं, इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो रहे हैं, उन चीजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। एक जो हमारी रिलेशनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो रिलेशनशिप इस वक्त कोई आइडियल नहीं है। कोई तकरीबन 4-5 साल का अरसा हो चुका है उनका पाकिस्तान में सफीर नहीं है। हमें FATF के अंदर प्रॉब्लम्स है, IMF हमें एक टफ टाइम दे रहा है। वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड है कि जिन्होंने कहा कि रीजनल सिचुएशन अफगानिस्तान की वजह से हमें IMF की जानिब से टफ डिमांड्स का सामना है। तो ये हम किस जोम में मुब्तला है और क्या करने जा रहे हैं। दूसरे हाथ चीन के साथ हमारे उस तरह के गर्मजोशी वाले ताल्लुकात नहीं रहे। CPEC सुस्त रवि का शिकार हो गया है। तो ना ही दोनों अतराफ दुनिया, एक दुनिया की सुपर पावर और एक उभरती हुई सुपर पावर, दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो इस ज़मीन में मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ा इमेच्योरली इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया जा रहा है। इसको जाएं इस OIC बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, लॉन्ग मार्च करेंगे, रेड जोन में भी जाएंगे, धरना भी देंगे और शायद पीपल्स पार्टी के वो पहले सीनियर रहनुमा हैं जो आज कराची में हुआ उसकी खुल के मजम्मत कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत की जानिब से एक अच्छा कदम उठाया गया है। हुकूमत गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत कार्ड को पूरे मुल्क में मुतारिफ करवा रही है। आज पंजाब के 36 अजला की 11 करोड़ आबादी के लिए 400 अरब रुपए का सेहत कार्ड प्रोग्राम इजरा का ऐलान कर दिया गया। ये एक बेहतरीन कदम है। आज ही वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे कि फलाही रियासत क्या होती है, मगर हुकूमत को अभी बहुत काम करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान इंसानी बहबूद पर रकम खर्च करने वाले मुमालिक में सबसे निचली सतह पर है। नाज़रीन, आलमी इदारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक फलाही रियासत वो होती है कि जहां अवाम पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, यानी कि उनकी सेहत, तालीम, रोजगार, रूल ऑफ लॉ और दीगर सहूलियात पर कौमी आमदन का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाए, ताकि गुर्बत, बेरोजगारी, दौलत का अदम तवाजुन, मुआशी अबतरी जैसे मसाइल से अवाम को निकाला जा सके। OECD की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस अपनी कुल आमदनी का 31% अवाम पर खर्च करता है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड 29%, तीसरे नंबर पर बेल्जियम 28.9%, चौथे नंबर पर डेनमार्क 28.3%, जबकि 28.2% के साथ इटली 5वें नंबर पर है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशियाई और पैसिफिक ममालिक की हालिया रिपोर्ट सोशल आउटलुक फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के मुताबिक पाकिस्तान अपने GDP का सिर्फ फकत 1.9% सोशल प्रोटेक्शन पर खर्च कर रहा है। यानी कि पाकिस्तानी रियासत अवामी वेलफेयर जैसे कि समाजी बहबूद, तालीम, सेहत पर सबसे कम रकम खर्च करने वाला मुल्क है। अनफॉर्चुनेटली उन मुमालिक में शामिल है, सो टू से नॉट
द बॉटम मोस्ट बट अमंग्स द बॉटम। IMF की डेडली साइकिल से ही नहीं निकल पा रहे। नाज़रीन, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास एक बार फिर मुल्तवी कर दिया गया है और इसकी वजह स्टेट बैंक तरमीमी बिल का पार्लियामान से अभी तक पास ना होना है। आज ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा, जहन में रखिए गुज़िश्ता माह फाइनेंस डिवीजन की जानिब से 12 जनवरी को होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग को रीशेड्यूल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई थी कि फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में ज़ेर बहस है। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने तक इजलास ना बुलाया जाए, जिसके बाद IMF ने छठे जायजा सेशन रिपोर्ट को भी 28 जनवरी तक रीशेड्यूल कर दिया था। कौमी असम्बली और सेनेट से फाइनेंस तरमीमी बिल के बाद हुकूमत पर की उम्मीद थी बहरहाल कि स्टेट बैंक बिल जो है वो मंजूर करवा लिया जाएगा, मगर एक बार फिर IMF से रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर ली गई है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है क्योंकि ये बिल बहरहाल अभी तक पास नहीं हो सका। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 2 फरवरी को होगा। आज की डेट जो है उसमें बुध की डेट को ये हमें सेनेट से पास करवा देनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने उनको ये कहा कि चंद दिन हमें और दे दें, तो उन्होंने हमें देवर काइंड इनफ टू से कि हाँ जी 2 तारीख तक आप कर लें। तो हमारे पास अब चंद दिन है, इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम सेनेट में इसको लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल ले लेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से इस बात का इकरार भी किया गया कि महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान के तजारती खजारे में भी इजाफा हुआ है। बड़ी है और ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है इसकी वजह से, क्योंकि तेल की जो प्राइस है वो तकरीबन एक किस्म से $10 बिलियन जो है वो उसकी वो सिर्फ पेट्रोल प्राइस $10 बिलियन पे चल गई, जो कि तकरीबन 4-5 बिलियन पे होती है, तो डबल होगी। इसी तरह एडिबल ऑयल डबल हो गया, मोर देन डबल। तो इसने हमारा ट्रेड डेफिसिट के ऊपर प्रेशर डाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल रखना है तो महंगाई में कमी लाना होगी। अब न जाने वो किसे कह रहे थे कि महंगाई में कमी लाना होगी। एक्सचेंज रेट है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटर्मिन करता है। ये जो असल चीज़ ये नहीं है। अगर आपने स्टेबल एक्सचेंज रेट रखना है तो आप अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। आप इन्फ्लेशन आपकी नीचे आएगी तो आपका एक्सचेंज रेट खुद ब खुद जो है स्टेबल हो जाएगा। वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने मजीद कहा कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स पर प्रेशर तो आया है मगर वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार कुछ और कह रहे हैं। अगस्त 2021 में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $27 अरब के करीब थे, जो सितंबर में तकरीबन $1 अरब कम होकर तकरीबन $26 अरब, अक्टूबर में तकरीबन $24 अरब, नवंबर में $22 अरब तक पहुंच गए। यानी कि माहाना तकरीबन $1 से $1.5 अरब की कमी है। मजीद आपको इंशाल्लाह कल तक बताएंगे, लेकिन ये अदाद-ओ-शुमार में इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस, इसकी मुख्तलिफ कोटेशंस इस हुकूमत का शेवा बन चुका है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।